जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब ये कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर यानी कि प्रदीप सर के द्वारा जो डेली दरोगा का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसका टेस्ट देखेंगे। और इस टेस्ट में दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे जीके जीएस से। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, जिस टाइप का 100 क्वेश्चन रहता है सेम उसी टाइप का रहता है। तो ये प्रदीप सर के द्वारा चलाया जा रहा है टेस्ट सीरीज, बिहार दरोगा का है। तो उसी में आज देखेंगे 100 क्वेश्चन। तो साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? बताइएगा, किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है साथियों? तो ये दबाव का है, जो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि के वेग पर। किलोवाट आवर किसका इकाई है? किलोवाट आवर किसकी इकाई है? तो ये ऊर्जा या कार्य का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शक्ति का क्या है इकाई? तो इसका वाट हो जाएगा, शक्ति का वाट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चुंबक द्वारा लगाया गया बल किसका उदाहरण है? चुंबक के द्वारा लगाया गया बल किसका उदाहरण है? बताइएगा। तो यह उदाहरण है गैर संपर्क बल का, गैर संपर्क बल का। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इंद्रधनुष दिखाई देता है, देखते हैं हम सब, तो कौन सा कथन उसके संदर्भ में सही है ये पूछ रहा। तो इसका सही कथन हो जाएगा सूर्य पीछे रहता है और हम वर्षा की बूंदे का सामना करते हैं। यानी सूर्य जो है पीछे रहता है और वर्षा का बूंद आगे रहता है, इसीलिए वर्षा के बूंदों को देखते हैं तो इंद्रधनुष दिखाई देता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रात्रि फोटोग्राफी, धुंध और कोहरे में फोटोग्राफी किसका उपयोग करके संभव है? बोल रहा है रात्रि में फोटोग्राफी या धुंध में और कोहरा रहता है, उसमें फोटोग्राफी किसका उपयोग करके मतलब अच्छा फोटोग्राफी कर सकते हैं? तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? अवरक्त किरणों का। किसका उपयोग करके? तो अवरक्त किरणों का उपयोग करके। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? टेम्परेचर, तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? बताइएगा। तो इसके बारे में सच नहीं है, बताइएगा। इसे सत्य नहीं है यानी कि कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। तो यह 7 एसआई धारक राशियों में से एक है, ये सही है। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 के होता है, ये भी सही है, लेकिन सत्य नहीं है। तो 20 सत्य नहीं है। इसे एसआई इकाई में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं दोस्तों, बल्कि केल्विन में मापा जाता है। इसको केल्विन में मापा जाता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर है। टक्कर के दौरान, टक्कर के दौरान क्या होता है? तो संवेग संरक्षित रहता है, टक्कर के दौरान संवेग संरक्षित रहता है। 8 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किसे किसी तत्व या परमाणु क्रमांक की सहायता से नहीं ज्ञात किया जा सकता है? किसे, नीचे जो दिया गया है इसमें से किसे किसी तत्व या परमाणु क्रमांक की सहायता से ज्ञात नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या को किसी तत्व का परमाणु क्रमांक की सहायता से नहीं ज्ञात किया जा सकता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 9 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। हीरे में किस प्रकार का बॉन्ड मौजूद होता है? हीरे में किस प्रकार का बॉन्ड मौजूद होता है? तो यह सहसंयोजक बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंधन ये मौजूद होता है किसमें? तो हीरा में। 10 नंबर क्वेश्चन बताइएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन बताइए। तो इसका हो जाएगा पानी और अम्ल का मिश्रण जो है भौतिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं, क्या कह रहा है? आयनिक बंधन सदैव किसके बीच रहता है, बनता है? आयनिक बंधन जो है ये सदैव किसके बीच बनता है? तो ये बनता है दोस्तों धातु और अधातु परमाणु के बीच, धातु और अधातु परमाणु के बीच आयनिक बंधन बनता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। सूर्य के लिए निम्नलिखित कथन पर विचार करने कह रहा है, सूर्य के लिए निम्नलिखित कथन पर विचार करने के लिए कह रहा है। बोल रहा है कि इसमें केवल हीलियम गैस होती है, इसमें केवल हीलियम गैस नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। यह प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठोस द्रव गैस 3 अवस्था है, चौथा अवस्था क्या है पदार्थ का? तो चौथा अवस्था है प्लाज्मा। तो यह प्लाज्मा अवस्था में है, यानी कि पदार्थ की चौथी अवस्था में है, सूर्य के बारे में बोल रहा है। तो हाँ ये सही है। और दूसरा, परमाणु संलयन के कारण ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये भी सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? 12 का बी और सी सही है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गलत है, पहला गलत है। आगे है निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान अधिक है? उष्मीय मान किसका अधिक है बताइएगा। 13 नंबर, उष्मीय मान किसका अधिक है? तो ये हाइड्रोजन का उष्मीय मान अधिक है, इसे फ्यूचर का ईंधन भी कहते हैं। Na2CO3 का जलीय घोल है क्या? Na2 और CO3 का जलीय घोल कौन सा है? तो यह है क्षारीय प्रकृति है जो जलीय घोल है Na2CO3 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया?
द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों लेबोजियर के द्वारा। लेबोजियर, पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रोस्टिंग या निस्तापन का उत्पाद है? रोस्टिंग या निस्तापन का उत्पाद कौन सा है? तो ये हो जाएगा धातु कार्बोनेट है जो रोस्टिंग या निस्तापन का उत्पाद है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? 17 नंबर, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। सुमेलित करने के लिए बोल रहा, 18 नंबर सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। ऐसे देखिए 4 ऑप्शन नीचे है, बताइए क्या हो जाएगा? 1 मिनट। रेटिनॉल का, तो रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल होना, ये सी ऑप्शन हो जाएगा रेटिनॉल का नेत्र सूख कर लाल होना। देखिए और किसी में भी पहला का 3 नहीं है। देखिए इसमें पहला का 1 है, 4 है, 2 है, इसमें 3 है, इसीलिए 3 ऑप्शन यहीं से कट जाएगा दोस्तों। ऐसे भी आप सब आंसर निकाल सकते हैं। अगर कोई एक ऑप्शन भी आपको मालूम है तो उसके अनुसार आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए ये 3 तो कट गया, तो सिर्फ सी मतलब ऑप्शन आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो सी ही होगा। ऐसे और आगे भी देख लेते हैं। टोकोफेरोल का क्या हो जाएगा? तो ये बांझता जो होता है, बांझपन। और साइनो कोबालमिन, तो इसका हो जाएगा धातक रक्त अल्पता। पायरिडॉक्सिन का हो जाएगा मानसिक व्याधि। तो ये देखिए कौन हो जाएगा इसका आंसर? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेटिनॉल का नेत्र सूखा लाल होना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसी वृक्ष को अधिकत हानि निम्न में से कैसे पहुंचता है? अधिकतम हानि कैसे पहुंचता है किसी वृक्ष को? तो 19 नंबर बताइएगा। तो किसी वृक्ष को हानि पहुंचता है उसकी छाल का नाश करने से उसको अधिकतम हानि पहुंचता है। BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है BMD का, बताइएगा क्या हो जाएगा? 20 नंबर, तो बोन मैरी डेंसिटी जो है इसका फुल फॉर्म है बोन मैरी डेंसिटी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, ये कथन और करण से है। देखिए कथन और करण से है, क्या कह रहा है? कथन क्या है? 21 नंबर कथन कह रहा है, देखिए कथन है कि गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। गोल्डन राइस के बारे में है, तो हाँ ये सही है, जितना ये उपभोक्ताओं के लिए लाभप्रद है उतना ही किसानों के लिए भी है। और इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा के प्रदर्शित करता है। बीटा कैरोटीन मतलब अधिकता के कारण चावल का पीलापन होता है गोल्डन राइस में, जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है, यानी कि ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सही है और आर एक ही सही कारण है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 21 नंबर का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, बताइएगा। 22 नंबर, ये तो सब लोग जानते होंगे। कौन सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ये सही है। फसलों की खेती फसल चावल गेहूँ ये सब होता है, धान गेहूँ होता है ना, खेती चना दाल। फसलों की खेती होगा एग्रोनॉमी, ये भी सही है। सब्जियों का खेती हॉर्टिकल्चर, नहीं गलत है दोस्तों। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? बागवानी होता है। 1 मिनट, हॉर्टिकल्चर बागवानी, ठीक ना, याद रखिएगा। और पोमोलॉजी में खेती किसका होता है? फलों का खेती होता है पोमोलॉजी में, ये भी सही है, यानी इसका गलत सी हो जाएगा। तो सब्जी का खेती हॉर्टिकल्चर में नहीं होता है, हॉर्टिकल्चर में बागवानी होता है। तो सब्जियों का खेती किस में होता है? ओलेरिकल्चर, ठीक ना, ओलेरिकल्चर में, ओलेरिकल्चर याद रखिएगा। इसका सी आंसर निकल जाएगा 22 नंबर का। चलिए 23 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? परितंत्र का कौन सा है जो सबसे अच्छा उदाहरण करता है? तो ये जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। परितंत्र का मतलब होता है कि जीवों का समुदाय और साथ ही जहाँ जिस पर्यावरण में रहते हैं वो, ये सही सी ऑप्शन उसका सही मतलब वर्णन करता है। 24 नंबर बताइएगा, शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा है जो परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये फेफड़ा है जो परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। बिहार से संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था साथियों। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, 2 दिन के लिए बने थे।
सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए ये 9 दिसंबर 1946 को बने थे, अस्थायी थे, अस्थायी पूछेगा। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को बने थे। और इसी में आ जाएगा 9, और उसके बाद 2 दिन आगे बढ़ेंगे तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बने थे, अस्थाई बने थे, ठीक ना। राजेंद्र प्रसाद जो थे परमानेंट बने थे, अस्थाई अध्यक्ष बने थे। पूछेगा तो बताइएगा, क्वेश्चन ये सभी आता। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष हो जाएंगे। 11 दिसंबर 1946 को बने थे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। बिहार में संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? बिहार से कितने लोग संविधान सभा का सदस्य चुने गए थे? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 सदस्य चुने गए थे, 36 सदस्य। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा? राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो ये लॉर्ड मिंटो को माना है राजेंद्र प्रसाद ने जन्मदाता, क्योंकि लॉर्ड मिंटो के समय में ही 1909 में आया था कौन? ये पृथक निर्वाचन आया था मुस्लिमों के लिए, पृथक निर्वाचन। तो उसी समय से मतलब ये पनपने लगा था पाकिस्तान का मांग। तो इसलिए राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है लॉर्ड मिंटो को। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसान की दुर्दशा पर प्रकाश किसने डाला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, बिहार स्पेशल में ये क्वेश्चन काउंट होता है। तो ये पीर मोहम्मद मुनीस ने, पीर मोहम्मद मुनीस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी आता है कि 1917 में जब महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था तो उसके लिए मतलब किसने बिहार बुलाया था? महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए किसने मतलब न्योता दिया था? तो ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने दिया था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा बसाया है? कौन सा शहर है जो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के द्वारा बसाया गया है? 29 नंबर। तो ये हो जाएगा नागलपुर है, जो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के द्वारा बसाया गया शहर है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे जो कि अपने भूदान आंदोलन के माध्यम से भूमि सुधार अथवा भूमि वितरण चाहते थे। प्रथम भूदान 18 अप्रैल 1951 को किस ग्राम में प्रारंभ हुआ था? बताइए, प्रथम भूदान कहाँ मतलब स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली में। यहाँ से आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली से ये देखिए भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 31 नंबर है, निम्न में से कौन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित नहीं है? कौन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, एओ ह्यूम भी हैं और आनंद मोहन बोस भी हैं। ये महासचिव थे दोस्तों। एओ ह्यूम 28 दिसंबर 1985 को स्थापित 1885 को स्थापित हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, उसमें महासचिव के रूप में एओ ह्यूम थे। और WC बनर्जी 1885 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बताइए इसका कौन सा हो जाएगा संबंधित, कौन नहीं है? तो सूर्य सेन नहीं है, बाकी ये 3 लोग मतलब संबंधित हैं और सूर्य सेन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना तो 1876 को हुआ था। कहाँ? कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशिष्ट अधिवेशन हुआ था जिसमें असहयोग का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था? बताइए तो किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशिष्ट अधिवेशन हुआ था जिसमें असहयोग का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था? असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था तो ये लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 में। ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों 1920 का अधिवेशन? तो ये नागपुर में हुआ था। 1920 का नागपुर अधिवेशन हुआ था, एक नागपुर में हुआ था। अध्यक्षता किए थे कौन? तो लाला लाजपत राय किए थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस का, और ये क्या बोलता है, और पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता है कांग्रेस का, तो सरोजनी नायडू हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 32 नंबर हो गया। 33 नंबर देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दत्त ब्रेडले सिद्धांत किससे संबंधित था? बताइएगा, दत्त ब्रेडले सिद्धांत जो है किससे संबंधित था भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा साम्यवादी आंदोलन से संबंधित था, साम्यवादी आंदोलन से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 34 नंबर बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, बताना है आपको। तो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे 34 का रहमतुल्लाह सियानी, रहमतुल्लाह सियानी। और इसका पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी, और दूसरा रहमतुल्लाह सियानी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब हुआ था स्थापना? अभी बताया था ऊपर में, 28 दिसंबर 1885 को, 1885। चलिए, WC बनर्जी थे इसके अध्यक्ष 1885 वाला अधिवेशन का, और A.O. ह्यूम थे महासचिव। याद रखिएगा दोस्तों। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन से बाहर रखा गया था? किसने सुझाव दिया था कि एक भी भारतीयों को साइमन कमीशन में नहीं शामिल करना है? 35 नंबर बताइएगा। तो ये सुझाव दिया था लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन ने। भारत आया था कब साइमन कमीशन? 1928 को आया था, 1928 में भारत आया था, और 1927 में ब्रिटेन में बना था साइमन कमीशन। भारत व पाकिस्तान के बीच 1950 के नेहरू लियाकत अली समझौते किस मुद्दे के हक के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 1950 में नेहरू और लियाकत अली समझौता हुआ था, वो किस मुद्दे के हक के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? 36 नंबर बताइएगा। तो यह हस्ताक्षरित किया गया था अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए। लियाकत अली और नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में 1950 में। मित्र मेला को बाद में किस नाम से पुनर्मित किया गया? बताइएगा दोस्तों, मित्र मेला को बाद में किस नाम से पुनर्मित किया गया? 37 नंबर। तो ये अभिनव भारत समिति के नाम से बाद में पुनर्निर्मित किया गया। 38 नंबर बताइएगा, मराठों के साथ होने वाली सिंध को वारेन हेस्टिंग कागज का टुकड़ा मात्र मानता था। मराठों के साथ होने वाली किस संधि को हो जाएगा? किस संधि को वारेन हेस्टिंग कागज का टुकड़ा मानता था? 38 नंबर। तो यह पुरंदर की संधि को वारेन हेस्टिंग कागज का टुकड़ा मानता था। मदर इंडिया किससे संबंधित है? मदर इंडिया बताइएगा। तो ये कैथरीन मेयो से संबंधित है मदर इंडिया। महात्मा गांधी है यहाँ पे दोस्तों। महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन, जो कि एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी के द्वारा। 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किए थे। 40 नंबर बताइएगा। ये देखिए, ऊपर में अभी बताए थे ना, ये देखिए, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी आए थे कहाँ? तो चंपारण आए थे, चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। आगे देखते हैं 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक्सला-सापेल की संधि से संबंधित है? एक्सला-सापेल की संधि से कौन संबंधित है? तो एक्सला-सापेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध का भी अंत हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध का भी समाप्ति हुआ था एक्सला-सापेल की संधि से। और जो कि इसका टाइम पीरियड क्या था दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध का? तो 1946 से 1948 तक था, ठीक ना, याद रखिएगा। और इसमें यहाँ ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकारी के युद्ध अंत हुआ था। ये देखिए, एक्सला-सापेल की संधि से, एक्सला-चैपल की संधि से। 40 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 41 नंबर आते हैं, 41 नंबर बताइएगा, भारत के उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर पूरब की ओर मतलब कौन सा देश है जो मिलता है भारत का मैप में उत्तर पूरब की ओर से? उत्तर पूरब बोल रहा, बताइएगा। तो हो जाएगा भारत है, चीन है, म्यांमार है, उत्तर पूर्वी साइड में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुग्याल तथा प्यार घास किस प्रदेश में पाए जाते हैं? बुग्याल तथा प्यार घास जो है किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? धौलाधर पर्वत श्रेणी ये अवस्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाएं पर स्थित है? बताइएगा, कार्डामम पहाड़ियाँ जो है किन राज्यों की सीमाएं पर स्थित है? 44 का। तो ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है कार्डामम पहाड़ियाँ। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? भारत में जिसका उद्गम स्थल नहीं है उसका बताना है ना। तो ये ब्यास का है, चिनाब का है, रावी का है, सतलज का भारत में उद्गम स्थल नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह है, मानसून वर्षा की जो भी विशेषता नहीं है वो कौन सी वर्षा है? 46 नंबर। तो ये वर्षा होने वाले दिनों का निरंतरता जो है मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु तो उत्तरदायी है, कौन सा उत्तरदायी है लेटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए? 47 नंबर। तो ये
अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया जो है लेटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। लिसा प्राप्त होता है कहाँ से? लिसा प्राप्त होता है तो ये चीड़ के पेड़ से लिसा प्राप्त होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉरबिडन सिटी कहा जाता है? फॉरबिडन सिटी बताइएगा दोस्तों। चीन को फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। चीन को याद रखिएगा, फॉरबिडन सिटी चीन। 50 नंबर बताइएगा दोस्तों। सिम्पसन मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सिम्पसन मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में सिम्पसन मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। 51 नंबर है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों विक्टोरिया है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में है सिम्पसन मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील तो ये विक्टोरिया में। चलिए आगे देखते हैं। 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है? सबसे पहले पहुंचती है पी तरंग और सबसे बाद में पहुंचती है एल तरंग। एल तरंग सबसे बाद में पहुंचता है और पहले पी फिर एस फिर एल, लास्ट में मतलब एल आता है, स्टार्टिंग में पी बीच में एस रहता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? आप सबको मालूम होगा दोस्तों, पृथ्वी किस धुरी में किस दिशा में घूमती है अपनी धुरी पर? सभी लोग जानते होंगे, इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका हो जाएगा पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब घूमती है पृथ्वी। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे द्वारा कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। यहाँ पे बहुत सारा, जैसे कि खान सर के द्वारा भी जो टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है डेली जीके जीएस का, और दरोगा का भी खान सर का जो है ना टेस्ट सीरीज, उस सब का भी इस पे सॉल्यूशन करवाया जाता है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहते हैं, उन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ पे करवाया जाता है। तो इसीलिए साथियों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? ये तो आप सबको मालूम होगा दोस्तों। फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है? फोबोस और डिमोस तो हो जाएगा मंगल का है उपग्रह फोबोस और डिमोस। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है? अश्व अक्षांश किस पेटी को कहते हैं? तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं साथियों। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, ये देखिए 56 नंबर बताइएगा। कौन फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पेवेलियन का उद्घाटन किया गया है? कौन फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पेवेलियन का उद्घाटन किया गया है? इसका आयोजन कहाँ किया गया है? आयोजन पूछ रहा है फिल्म फेस्टिवल 2024 का कहाँ किया गया है? तो यह हो जाएगा फ्रांस में किया गया है दोस्तों, फ्रांस में, याद रखिएगा। हाल ही में भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 50वां 85th ग्रैंड मास्टर बताइएगा। 85th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं भारत के? तो ये बने हैं पी सायम निखिल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है दोस्तों? तो ये नीदरलैंड में किया जा रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है 25 मई को, 25 मई को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किसे IFFCO के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इफ्को के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये दिलीप संघानी को इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जय शाह ICC के बने हैं अध्यक्ष। ICC पहले थे BCCI के सेक्रेटरी थे। फ़ोनपे हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं शुरुआत की है? फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI की सेवा का शुरुआत किया है? फ़ोनपे तो ये हो जाएगा श्रीलंका में शुरुआत किया है फ़ोनपे ने UPI की शुरुआत। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे HC भाभा होमी जहांगीर भाभा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 63 नंबर, तो ये वाल्टर जी रोसन ने किया था सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण हुआ है? हाल ही में किस राज्य में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण हुआ है? 64 नंबर, तो ये कहाँ हुआ है दोस्तों? ये हुआ है असम में। 64 का सी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। 65 नंबर बताइएगा। महिला T20 विश्व कप में भारत की कप्तान कौन बने होगी?
जो ये महिला T20 वर्ल्ड कप होने वाला है दोस्तों, उसका कौन कैप्टन बनेगी बताइएगा, बताइएगा दोस्तों। तो इसका कैप्टन बनेगी कौन? 65 का हरमनप्रीत कौर बनेगी, हरमनप्रीत कौर। हाल ही में इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है हैदराबाद एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार। किस राज्य में बर्ड फ्लू का ताज़ा मामला आया? अभी प्रेजेंट में ताज़ा मामला किस राज्य में आया है बर्ड फ्लू का? तो हो जाएगा उड़ीसा में आया, उड़ीसा। बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 में, याद रखिएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है उदयपुर में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उदयपुर में। किस राज्य में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी मिली है? किस राज्य में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी गई है? हिमाचल प्रदेश में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? 70 का, तो ये अबू धाबी में किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 71 नंबर है, भारत के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण पर किस देश के साथ सहयोग किया? भारत के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण पर किस देश के साथ सहयोग किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों नेपाल, नेपाल के साथ। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य ये बना है दोस्तों महाराष्ट्र, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस देश की संसद को डायट किस देश की संसद को कहते हैं? डायट कहा जाता है दोस्तों जापान के संसद को, जापान के संसद को डायट कहते हैं। और इजराइल में संसद को क्या बोलते हैं? तो ये नेसेट बोलते हैं, नेसेट, याद रखिएगा। मालदीव के संसद को बोलता है मजलिस, मजलिस, याद रखिएगा, मजलिस है, मजलिस। और स्पेन के संसद को तो कॉर्टेस जनरालेस, कॉर्टेस जनरालेस, याद रखिएगा, रालेस, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जापान के संसद को डाइट कहा जाता है, ऑप्शन इसका सही निकलेगा। निम्नलिखित में से भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, कौन सा है खारे पानी का सबसे बड़ा झील? तो हो जाएगा चिल्का झील, जो है खारे पानी का सबसे बड़ा झील है दोस्तों। वीरता पुरस्कार में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? वीरता पुरस्कार में सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों परमवीर चक्र। शास्त्रीय भाषा तमिल को किस वर्ष मान्यता मिली है? तमिल को शास्त्रीय भाषा का मान्यता कब मिला है ये पूछ रहा, 2004 में मिला है दोस्तों, याद रखिएगा 2004 में। करवे समिति का संबंध किससे है? करवे समिति का संबंध ग्रामीण व लघु उद्योग से संबंधित है, करवे समिति उद्योग से संबंधित है करवे समिति। चलिए आगे देखते हैं। नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया? नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया है? 78 का बताइएगा। तो ये 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। पहले इसे योजना आयोग के नाम से जानते थे, योजना आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। और योजना आयोग कब बना था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग आया था। उसके बाद चल रहा था योजना आयोग ही, लेकिन 1 जनवरी 1915 से इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया और इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। 78 नंबर, 79 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, किसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है बताइएगा? तो ये अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। खुले बाजार की क्रियाएं केंद्रीय बैंक की किस नीति का भाग है? खुले बाजार की क्रियाएं जो है केंद्रीय बैंक का किस नीति का भाग है? तो हो जाएगा मौद्रिक नीति का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मौद्रिक नीति का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना ये हुआ था दोस्तों 1875 में। सीपीआई को कौन जारी करता है? सीपीआई को कौन जारी करता है दोस्तों? तो ये जारी करता है एनएसओ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वरीयता क्रम के अनुसार पूछ रहा 5वें स्थान पर कौन सा पदाधिकारी आएगा? 83 नंबर। तो ये पदाधिकारी होंगे पूर्व राष्ट्रपति जो है, ये 5वें स्थान पर आएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है दोस्तों, बताना है आपको। मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब किया गया था? 1993 में किया गया था, 1993 में। प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, बताना है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ मिश्रा जो थे मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे।
85 नंबर बताइएगा, यदि सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना को संतुष्ट नहीं है, यदि सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष कितने दिनों के भीतर अपील की जा सकती है? कितना दिन के अंदर? तो 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर। कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? जीएसटी। कौन सा संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया? तो ये 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को मतलब संवैधानिक दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, 86 का बी। और 6वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ है? तो भारत इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भूमि बंटवारा जो हुआ है 100वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है दोस्तों, भूमि हस्ताक्षर हुआ था इसमें। और 102वां संविधान संशोधन में क्या हुआ है? तो ये ओबीसी को आरक्षण मिला है 102वां संविधान संशोधन द्वारा ओबीसी को, और 103वां में ईडब्ल्यूएस को मिला, ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। चलिए, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? लोक सेवा आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1926 में। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में किया गया था। 88 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है? राज्य विधानसभा के सदस्य क्या होते हैं? 88 नंबर, राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं वो बताना है आपको। तो प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनता है विधानसभा के अध्यक्ष को, विधानसभा के अध्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनता है दोस्तों, विधायक जिसे बोलते हैं, विधायक को चुनता है। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो किस वर्ष जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? 89 नंबर बताना है। तो ये जोड़ा गया था 2002 को, 2002 को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को उल्लेखित करता है? प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? तो अनुच्छेद 19 में है प्रेस की स्वतंत्रता, 19 में। यह देखिए मैथ का क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10:11 के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बताइएगा। लाभ प्रतिशत 10:11 है तो 1 यानी कि 1 का डिफरेंस है 1/10 गुना 100 करेंगे रेशियो, ये 10 गुना 1 10 लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो 10 आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही निकलेगा दोस्तों। सबसे छोटा भिन्न पूछ रहा है, सबसे छोटा कौन है? तो इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं हम सब, सबसे छोटा कौन है जो। तो इसका कौन सा निकलेगा? इसका आंसर 5/7 हो जाएगा। देखिए 4/5 ऐसे 28 इधर हो जाएगा 25, यानी कि ये बड़ा हो गया तो ये कट जाएगा, ये छोटा पूछ रहा है तो ये 25 इसमें है। फिर अब इधर से देखते हैं 9 गुना 5 हो जाएगा 45, और 1 मिनट काट लेते, 9 गुना 5 45, इधर 7 गुना 9 49 हो जाएगा तो ये कट जाएगा दोस्तों। अब ये 25 से फिर अभी इसमें देखते हैं 9 से 63 और 7 42, यानी कि ये भी ये 7 से ये 63 और ये 25, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन 5/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबसे छोटा यही आएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 92 का भी। चलिए 93 नंबर क्या कर रहा है? 2 पाइप ए तथा बी क्रमशः एक टंकी को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं तथा तीसरा पाइप सी है जो टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी खाली हो तथा तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? कितना मिनट का समय लगेगा दोस्तों? इसको सोल्व करने पर क्या आंसर आएगा? तो ये 15 मिनट आंसर आएगा, देख लीजिएगा सोल्व करके। चलिए 94 नंबर बताइए, विषम चुनने कह रहा, विषम को चुने 94, तो इसमें विषम ये हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है विषम हो जाएगा। 95 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? कौन सा है जो पूर्ण करेगा? तो देखिए कितना कितना का हो रहा है, तो 1 मिनट, एफ में 10 जोड़ते हैं तो पी में 8 जोड़ते हैं तो एक्स में 6 जोड़ते हैं तो डी आता है, यानी कि 10 6 10 8 6, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो एच आएगा, और एच में 2 जोड़ेंगे तो जे आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका दोस्तों, ठीक ना। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ए सी के बाईं ओर है और ठीक बगल में बैठा है। ई डी के दाईं ओर और तीसरे स्थान पर बैठा है। डी सी के ठीक बगल में बैठा है। बी ई और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है। ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ऐसे करके बना लीजिएगा छो को अंदर, मतलब ये करके इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों
96 का ये डी हो जाएगा इसका आंसर, बी बैठा हुआ है ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। 97 नंबर है, नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनने कह रहा। सही अर्थ क्या हो जाएगा? सौतन को आँख, सौतन की आँख कौन सा हो जाएगा मुहावरा का अर्थ? तो इसका हो जाएगा लंबी बात। सौतन की आँख का मुहावरा का ये हो जाएगा लंबी बात। जिसके आने की तिथि ना हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है अतिथि, मतलब आने का तिथि जिसका नहीं हो अतिथि। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला इंग्लिश है लिव्स इन एंटमन, इसका कौन सा भराएगा? देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स पे। तो ये लिव्स है मतलब पत्ता, पत्ते। फॉल्स ऑफ, ये देखिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा इन एंटमन। अगला 100 नंबर क्वेश्चन है वाइल्ड गुज चेस, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉइंटलेस सर्च, इसका मतलब एक शब्द चुनने का रहा था इसका। ये वाइल्ड गुज चेस का मतलब होता है पॉइंटलेस सर्च, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। और दोस्तों इस चैनल पे डेली जीके से रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाता है, तो इसीलिए आपके लिए बहुत ही कारगर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इस चैनल पे कराया जाता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।